दोस्तों, आज की कहानी है। एक 13 साल का बेटा माता पिता से खिलाफ होकर जब घर से भाग जाता है, तब माँ की हालत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। राहुल ऑफिस से घर आया तो पत्नी माला की कमेंट्री शुरू हो गई। पता है, हमारे पड़ोसी शर्मा जी का टिंकू घर से भाग गया है। भाग गया कहाँ? राहुल चौंक कर बोला, पता नहीं। स्कूल की तो आजकल छुट्टी है। सुबह दोस्त के घर जाने की बात कहकर गया था, तब से घर नहीं आया। अरे, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं? राहुल डर से कांप उठा। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो करा दी, पर 13-14 साल का नादान बच्चा ना जाने कहाँ घूम रहा होगा। कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। नाराज होकर गया है। कल रात उसको बहुत डांट पड़ी थी पढ़ाई के कारण। उसकी माँ तो बहुत रो रही है। आप चाय पी लो, मैं जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ। पड़ोस की बात है, चाय पीकर आप भी आ जाना, कहकर माला चली गई। राहुल जड़वत अपनी जगह पर बैठा था, बैठा ही रह गया। उसके बचपन की एक घटना भी कुछ ऐसी ही थी, जरा आप भी पढ़ लीजिए। वर्षों पहले उस दिन बस से उतरकर राहुल नीचे खड़ा हो गया था। अब कहाँ जाऊँ, वह सोचने लगा। पिता की डांट से दुखी होकर मैंने घर तो छोड़ दिया, आगरा से दिल्ली भी पहुँच गया, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? घर तो किसी हालत में नहीं जाऊँगा। उसने अपना इरादा पक्का किया। पता नहीं क्या समझते हैं माँ बाप खुद को। हर समय डांट, हर समय टोका टाकी। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, टीवी मत देखो, दोस्तों से फ़ोन पर बात मत करो, हर समय बस पढ़ो। उसके जेब में 500 रुपए थे, उन्हें ही लेकर वह घर से चल दिया था। 13 साल के राहुल के लिए 500 रुपए बहुत थे। दुनिया घर से बाहर कितनी भयानक और ज़िंदगी कितनी त्रासदीपूर्ण होती है, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। नीली जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने स्वस्थ सुंदर बच्चा अपने पहनावे और लाल चाल ढाल से ही संपन्न घर का लग रहा था। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। राहुल एक तरफ खड़ा हो गया। बसों की रेलम पेल, टिकट, खिड़की की लाइन, यात्रियों का रेला चढ़ना उतरना, टैक्सी व ऑटो वालों का यात्रियों के पीछे पड़ना, यह सब वह खड़े खड़े देख रहा था। उसके मन में तूफान सा भरा था। घर तो जाना ही नहीं है। जब वह शाम तक घर नहीं पहुंचेगा, तब सब उसे ढूंढेंगे। माँ रोएगी, पिता चिंता करेंगे, बहन उसके दोस्तों के घर फोन मिलाएगी। खूब परेशान होंगे सब। अब हो परेशान जब पापा हर समय डांटते रहते हैं। माँ हर छोटी छोटी बात पर पापा से उसकी शिकायत करती रहती है। तब वह रोता है तो किसी को नहीं दिखता है। पापा के घर आते ही जैसे घर में कर्फ्यू लग जाता है। ना कोई जोर से बोलेगा, ना जोर से हंसेगा, ना फ़ोन पर बात करेगा, ना टीवी देखेगा। उन्हें तो बस बच्चे पढ़ते हुए नजर आने चाहिए। हर समय पढ़ने के नाम से तो उसे नफरत सी हो गई। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ते भी रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब पापा के दहलाने की और माँ के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह दीदी के फालतू में छिप जाता है। बदन में कंपकपी होने लगती है। अब कहीं उसका भी नंबर ना आ जाए पिटने का। वैसे भी उसके रिपोर्ट कार्ड से पापा हमेशा ही खफा रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर का वातावरण दम घोटू हो जाता है। माँ की आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती हैं और पापा तने तने से रहते हैं। उसे संभल कर रहना पड़ता है। दीदी बड़ी है, ऊपर से पढ़ने में अच्छी, इसलिए उनको डांट कम पड़ती है। वह घर के वातावरण के ठीक होने का इंतज़ार करता है। घर के वातावरण का ठीक होना पापा के मूड पर निर्भर करता है। बड़ी मुश्किल से पापा का मूड ठीक होता है। जब तक सब चैन की सांस लेते हैं, तब तक किसी न किसी बात पर उनका मूड फिर खराब हो जाता है। तंग आ गया है वह घर के दम घोटू वातावरण से। इस बार तिमाही परीक्षा के रिजल्ट पर मैडम ने पापा को बुलाया। स्कूल से आकर पापा ने उसे खूब डांटा, मारा। उसका हृदय दुखी हो गया। पापा के शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे, तेरे जैसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। उसका हृदय तार तार हो गया था। उसे कोई पसंद नहीं करता।
उसकी समस्या उसके नज़रिए से कोई देखना नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। दीदी कहती है कि पढ़ाई अच्छी कर ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। पढ़ाई उसे पहाड़ जैसी लगती है। उसने दीदी से कहा भी था कि मैथ साइंस में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता, उसे समझ ही नहीं आते दोनों विषय। पापा कहते हैं साइंस ही पढ़ो, वैसे भी विषय तो वह 10वीं के बाद ही बदल सकता है। राहुल इसी सोच में डूबा था कि एक टैक्सी वाले ने उसे जोर से डांट दिया। अबे ओ लड़के, मरना है क्या, बीचों बीच खड़ा है, बेवकूफ की औलाद। एक तरफ हटकर खड़ा हो। राहुल अचकचाकर एक तरफ खड़ा हो गया। ऐसे गाली देकर तो कभी किसी ने उससे बात नहीं की थी। उसने आंखें अनायास ही छलछला आई, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे इस तरह सोचते सोचते काफी लंबा समय बीत गया था। शाम ढलने को थी, भूख लगाई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक स्वेटर था। उसने गले का मफलर और कस कर लपेटा और सामने खड़े ठेली वाले की तरफ बढ़ गया। सोचा पहले कुछ खा ले, फिर आगे की सोचेगा। ठेली पर जाकर उसने कुछ खाने को सामान लिया और एक तरफ बैठकर खाने लगा। तभी एक बदमाश किस्म का लड़का उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। वह बार बार उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता। आखिर राहुल से न हो रहा गया। वह बोला, क्या बात है, आप इस तरह मेरे चारों तरफ घूमे रहे हैं? साला अकड़ किसे दिखा रहा है? तेरे बाप की सड़क है क्या? लड़का अपने पीले दांतों को पीसते हुए बोला। राहुल उसके बोलने के अंदाज से डर गया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, कहकर वह वहां से हटकर थोड़ा अलग जाकर खड़ा हो गया। लड़का थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ से आया है बे, अकेला है क्या? वह आंखें नचाता हुआ राहुल से पूछने लगा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। बे बोलता क्यों नहीं? कहाँ से आया है, अकेला है क्या? आगरा से। किसी तरह राहुल बोला, अकेला है क्या? राहुल फिर चुप हो गया। अबे लगाओ एक, साला बोलता क्यों नहीं? हाँ, राहुल ने धीरे से कहा। अच्छा, घर से भाग कर आया है? उस लड़के के हौसले थोड़े और बुलंद हो गए। तभी वहां उसी की तरह के उससे कुछ बड़े 3 लड़के और आ गए। राजेश या कौन है? उन लड़कों में से एक बोला, घर से भाग कर आया है, अच्छे घर का लगता है, अपने मतलब का लगता है, उस्ताद खुश हो जाएगा। उसने पूछने वालों के कान में फुसफुसाया। क्यों भाग गए घर से? बाप की डांट खाकर? दूसरे लड़के ने राहुल से पूछा। हाँ। राहुल उन चारों को देखकर डर के मारे कांप रहा था। माँ बाप साले ऐसे ही होते हैं, बिना बात डांटते रहते हैं। मैं भी घर से भाग गया था। माँ के सिर पर थाली मारकर वह उसके गाल सहलाकर उसको पुचकारता हुआ बोला, ठीक किया तूने, चल हमारे साथ चल। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, राहुल सहमते हुए बोला। अभी चलना, यहाँ कहाँ रहेगा, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब कहाँ जाएगा? वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। डर के मारे राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनसे अनुनय करने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, चलता है हमारे साथ या नहीं? सीधे साधे चल, वरना जबरदस्ती ले जाएंगे। इस सारे नज़ारे को थोड़ी दूर पर बैठी एक सज्जन देख रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद बच्चा अपनों से बिछुड़ गया है। उन लड़कों ने की जबरदस्ती से राहुल घबरा गया और रोने लगा। अधीरा गहराने लगा था। डर के मारे राहुल को घर की याद भी आने लगी थी। घर वालों को मालूम भी नहीं होगा कि वह इस समय कहाँ है। वो तो उसे आगरा में ढूंढ रहे होंगे। आखिर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ घसीटने लगा। राहुल उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूर बैठे उन सज्जन से अब न रह गया। उनका नाम सोमेश्वर प्रसाद था। एकाएक वे अपनी जगह से उठकर उन लड़कों की तरफ बढ़ गए और साधिकार राहुल का हाथ पकड़कर बोले, अरे बंटी, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। ऐसे कोई जाता है क्या? चल घर चल जल्दी, बस निकल जाएगी। फिर उन लड़कों की तरफ मुखाबित होकर बोले, क्या कह रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? करूं अभी पुलिस को रिपोर्ट? अकेला बच्चा देख नहीं कि उसके पीछे पड़ गए?
थोड़ी देर बाद राहुल सोमेश्वर प्रसाद के साथ जयपुर की बस में बैठकर चला दिया। सोमेश्वर प्रसाद का स्टील के बर्तनों का व्यापार था और वे व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली आए थे। सोमेश्वर प्रसाद ने उसके बारे में जो कुछ पूछा उसने सभी बातों का जवाब चुप्पी से ही दिया। हार कर सोमेश्वर जी चुप हो गए और उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय ले लिया। बच्चों का हृदय कोरे कागज जैसा होता है, जिस पर जिस तरह की इबारत लिख गई जिंदगी की धारा उधर ही मुड़ गई, वहीं उनका जीवन में भविष्य बन जाता है। उन दिन अगर उसे सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिलते तो पता नहीं उसका भी क्या हश्र होता। सोचते सोचते राहुल माला के साथ तेजी से कदम बढ़ाने लगा।